नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास डेल कार्नेगी के विचारों पर आधारित एक बहुत ही दिलचस्प बुक समरी है। तो आज हम एक सफर पर चलेंगे, मतलब अंदर की जो उथल-पुथल और तनाव है, उससे निकलकर एक शांत और असरदार जिंदगी की तरफ। और इसमें हमारे गाइड होंगे कार्नेगी के विचार। हमारा मिशन ये समझना है कि रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो ऑफिस का प्रेशर हो या घर की जिम्मेदारियां, हम अपने सोचने के तरीके में बहुत छोटे-छोटे बदलाव लाकर कैसे बड़े सुधार ला सकते हैं। और मजे की बात ये है कि ये विचार किसी रॉकेट साइंस पर नहीं है। ये इंसानी स्वभाव की बहुत गहरी लेकिन बहुत सरल समझ पर आधारित है। ये बातें अक्सर हमें पता होती हैं, पर हम उन्हें अमल में नहीं ला पाते। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम अपनी सोच की उलझनों को कैसे सुलझा सकते हैं। तो इस सफर का पहला कदम है सिर्फ आज में जीने का सिद्धांत। कार्नेगी इसकी तुलना एक जहाज के वाटरटाइट कंपार्टमेंट से करते हैं। मतलब अपने अतीत और भविष्य को लोहे के दरवाजों से बंद कर दो और सिर्फ आज पर फोकस करो। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, पर असलियत में करना मुश्किल है। जब ऑफिस का प्रेशर हो, डेडलाइंस हो, तो कोई सिर्फ आज पर फोकस कैसे करें? क्या इसका मतलब यह है कि हमें भविष्य की प्लानिंग पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए? ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग इस विचार को गलत समझ लेते हैं। इसका मतलब प्लानिंग छोड़ना बिल्कुल नहीं है। यहाँ योजना मतलब प्लानिंग और चिंता यानी वरिंग के बीच का बारीक फर्क समझना होगा। भविष्य के लिए सोचना, तैयारी करना, लक्ष्य बनाना, ये सब प्लानिंग का हिस्सा है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिससे कुछ हासिल होता है। लेकिन भविष्य को लेकर सिर्फ घबराना, क्या होगा अगर ऐसा हो गया वाली सोच में डूबे रहना, ये चिंता है। ये तो बस एक पैसिव इमोशन है जो सिर्फ हमारी एनर्जी खत्म करता है। अच्छा, तो मतलब है कि कल की मीटिंग के लिए आज तैयारी करना प्लानिंग है, लेकिन मीटिंग में क्या-क्या गड़बड़ हो सकती है, ये सोचकर आज की नींद खराब करना चिंता है। बिल्कुल सही। वो वाटर टाइट कंपार्टमेंट का आइडिया यही कहता है। जैसे जहाज में अगर एक हिस्से में पानी भर जाए तो कंपार्टमेंट उसे पूरे जहाज में फैलने से रोकते हैं। वैसे ही बीते हुए कल का अफसोस या आने वाले कल का डर, इन भावनाओं को आज के दिन पर हावी मत होने दो। सुबह उठकर खुद से कहो, आज मुझे बस अगले 24 घंटों को अच्छे से जीना है। जब आप एक बड़े प्रोजेक्ट को दिन प्रतिदिन के कामों में तोड़ देते हैं तो वो पहाड़ जैसा नहीं लगता। बर्नआउट का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम एक ही समय पर हजारों चीजों का बोझ अपने दिमाग पर डाल लेते हैं। और देखिए, ये दोनों विचार कितने जुड़े हुए हैं। जब कोई सिर्फ आज पर ध्यान देता है, तो चिंता अपने आप छोटी हो जाती है, क्योंकि ज्यादातर चिंताएं या तो अतीत की गलतियों से या भविष्य के डर से पैदा होती हैं। आज में जीना चिंता को पनपने की जमीन ही नहीं देता। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। और यहीं से हम अपने सफर के दूसरे पड़ाव पर आते हैं, चिंता पर एक्शन से काबू पाना। कार्नेगी का एक बहुत सीधा सा नियम है, चिंता खाली दिमाग में सबसे ज्यादा पनपती है। जब हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहते हैं तो एक छोटी सी समस्या भी हमारे दिमाग में बहुत बड़ी हो जाती है। ये तो मैंने खुद महसूस किया है। जिस काम को करने से मैं सबसे ज्यादा डरता हूं, अगर मैं उसे टालता रहूं तो उसका डर और बढ़ता जाता है। लेकिन जैसे ही मैं उसे करना शुरू कर देता हूं, डर अपने आप कम हो जाता है। तो इस निष्क्रियता को तोड़ने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? हाँ हाँ बिल्कुल। कार्नेगी ने इसके लिए एक 4 चरणीय फॉर्मूला दिया है जो किसी भी चिंता को एक्शन में बदलने में मदद करता है। पहला कदम है, समस्या को साफ साफ लिखें। हमारी ज्यादातर चिंताएं तो धुंधली होती हैं, पता नहीं क्या होगा। उन्हें कागज पर उतारें। मुझे किस बात की चिंता है, इस सवाल का जवाब ईमानदारी से लिखें। सिर्फ लिखने की क्रिया से ही दिमाग को बहुत स्पष्टता मिलती है। ठीक है, ये पहला कदम हुआ। और दूसरा? दूसरा कदम है समस्या के सभी संभावित कारणों की लिस्ट बनाना। ये क्यों हो रहा है? क्या ये मेरी किसी गलती की वजह से है या हालात ही ऐसे हैं? जैसे अगर काम में मन नहीं लग रहा तो क्या इसका कारण काम का बोझ है, बॉस से कोई अनबन है या निजी जिंदगी की कोई परेशानी? जब तक हम जड़ तक नहीं पहुंचेंगे तब तक सही समाधान नहीं मिलेगा। ठीक है, समस्या समझ ली, कारण भी पता चल गए। अब तीसरा और सबसे रचनात्मक कदम, जितने भी संभव समाधान दिमाग में आए उन्हें लिख डालें। इस स्टेज पर खुद को जज न करें। अच्छा, बुरा, छोटा, बड़ा हर आइडिया लिखें। कभी कभी सबसे अजीब लगने वाला आइडिया ही सबसे अच्छा काम कर जाता है। और आखिरी चौथा कदम जो सबसे जरूरी है, एक समाधान चुनें और उस पर तुरंत काम करना शुरू कर दें।
चाहे कितना भी छोटा कदम क्यों ना हो, बस शुरुआत कर दें। ये बात बहुत सही है कि ओवर एनालिसिस से पैरालिसिस होता है। हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि आखिर में कुछ कर ही नहीं पाते। मुझे याद है, एक दोस्त एक बड़े प्रोजेक्ट को लेकर बहुत परेशान था। उसने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल किया। सिर्फ समस्या और उसके कारणों को कागज पर लिखने भर से ही उसका आधा तनाव कम हो गया था, क्योंकि अब समस्या उसके दिमाग में एक अनजाना भूत नहीं बल्कि एक सुलझाई जा सकने वाली पहेली थी। यही एक्शन का जादू है। वो न सिर्फ समस्या को हल करने की दिशा में ले जाता है, बल्कि हमें कंट्रोल का एहसास भी देता है। चिंता हमें शक्तिहीन महसूस कराती है, जबकि एक्शन हमें ताकतवर बनाता है। तो एक बार जब हम अपनी अंदरूनी चिंता को संभालना सीख जाते हैं, तो अगला चैलेंज बाहरी दुनिया से आता है। खासकर जब लोग हमारी आलोचना करते हैं। किसी के एक नेगेटिव कमेंट से पूरा दिन, पूरा हफ्ता खराब हो जाता है। इससे कैसे निपटा जाए? आलोचना से निपटना वाकई मुश्किल है, क्योंकि ये सीधा हमारे आत्मसम्मान पर हमला करती है। यहाँ कार्नेगी का सिद्धांत है एक मानसिक फिल्टर बनाना। जब भी कोई आपकी आलोचना करे, तो तुरंत भावुक होकर रिएक्ट करने की बजाय एक कदम पीछे हटें और उस फिल्टर का इस्तेमाल करें। खुद से 2 सवाल पूछें। पहला, क्या इस आलोचना में कोई सच्चाई है? लेकिन ये पूछना आसान है, करना मुश्किल। जब कोई आलोचना करता है तो मन करता है कि बस डिफेंड करे। बिल्कुल, इसीलिए इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर ठंडे दिमाग से सोचने पर लगे कि हाँ, इस बात में दम है और मैं इसे सुधार सकती हूँ, तो वो आलोचना नहीं बल्कि एक कीमती फीडबैक है। वो एक तोहफा है जो हमें बेहतर बनने में मदद कर रहा है। लेकिन अगर दूसरा सवाल, ये आलोचना करने वाले का इरादा क्या है, का जवाब नकारात्मक है, मतलब वो सिर्फ आपको नीचा दिखाने के लिए, ईर्ष्या की वजह से या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ऐसा कह रहा है, तो उस आलोचना को अपने दिमाग के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। एक बहुत अच्छी लाइन है, आलोचना करने वाले के बारे में ज्यादा बताती है, न कि उस व्यक्ति के बारे में जिसकी आलोचना हो रही है। एकदम सही। हमें अपनी कीमत, मतलब अपनी वैल्यू, दूसरों के शब्दों से तय नहीं करनी चाहिए। और एक और जरूरी बात है, प्रतिक्रिया यानी रिएक्ट देने की बजाय जवाब, रिस्पॉन्ड देना सीखें। रिएक्शन तुरंत और भावुक होता है, जैसे किसी ने कुछ कहा और आपने पलट कर जवाब दे दिया। रिस्पॉन्स सोचा समझा और शांत होता है। आप एक पल रुकते हैं, सोचते हैं और फिर तय करते हैं कि आपको क्या कहना है, या कुछ कहना भी है या नहीं। कार्नेगी ने कहा था, कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है, और ज्यादातर मूर्ख ऐसा करते भी हैं। तो हर पत्थर का जवाब देना जरूरी नहीं है। ये तो हुई नेगेटिव फीडबैक की बात। अब इस सफर के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जो कि पॉजिटिविटी से जुड़ा है। लोगों की सराहना करना। कार्नेगी कहते हैं, दूसरों की सराहना करें और उन्हें प्रोत्साहित करें। लेकिन यहां एक सवाल उठता है। मैंने देखा है कि कई मैनेजर्स को लगता है कि ज्यादा तारीफ करने से कर्मचारी लापरवाह हो जाएंगे। कार्नेगी के विचार इस डर को कैसे संबोधित करते हैं? ये एक बहुत आम डर है, लेकिन ये इंसानी मनोविज्ञान की गलत समझ पर आधारित है। कार्नेगी यहाँ चापलूसी और सच्ची सराहना के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताते हैं। चापलूसी झूठी होती है, उसका मकसद सिर्फ अपना काम निकालना होता है और लोग इसे तुरंत पहचान जाते हैं। लेकिन सच्ची सराहना दिल से निकलती है, वो विशिष्ट होती है, मतलब स्पेसिफिक होती है और ईमानदारी पर आधारित होती है। इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। सिर्फ बहुत अच्छा काम किया कहना एक सामान्य कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये कहना कि आपने जिस तरह प्रेजेंटेशन में मुश्किल डेटा को सरल चार्ट्स में दिखाया वो कमाल का था, उससे सबको बात आसानी से समझ आ गई। ये एक विशिष्ट और सच्ची सराहना है। इससे सामने वाले को पता चलता है कि आपने वाकई उनके काम पर ध्यान दिया है। और जहां तक लापरवाह होने की बात है, तो सच तो ये है कि लोग सराहना से नहीं, नजरअंदाज किए जाने से थकते और निराश होते हैं। जब किसी के अच्छे काम को पहचान मिलती है तो वो और बेहतर करने के लिए प्रेरित होता है। ये बात तो है। जब कोई हमारे प्रयासों को नोटिस करता है तो लगता है कि मेहनत सफल हुई। बिल्कुल। कार्नेगी की एक और बात बहुत दमदार है। अपनी सराहना में उदार रहें और अपनी प्रशंसा में भव्य बने। इसका मतलब है कि जब भी तारीफ करें, दिल खोलकर करें। आधा अधूरा कॉम्प्लीमेंट कोई असर नहीं डालता। और प्रोत्साहन भी इसी का एक हिस्सा है। कई बार लोग काबिल होते हैं, पर उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है। ऐसे में किसी का सिर्फ ये कह देना कि तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम पर बहुत पूरा भरोसा है, उसके लिए एक अदृश्य सहारे की तरह काम करता है। तो हमने अपने अंदर की दुनिया, मतलब चिंता को संभाला, बाहर की दुनिया से
आलोचना से निपटना सीखा।